सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की जो हमारी व्याकरण की दिव्यम पुस्तक है उसके प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ। आप अपनी उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि जब आपका जो अभ्यास कार्य होता है उससे पहले हम अपने पाठ को समझते हैं तो अभ्यास कार्य करने में हमें आसानी होती है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। अधोलिखित का अर्थ है नीचे लिखे हुए। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि यानी उत्तर, जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके इन्होंने कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं। उन विकल्पेभ्य जो लिखा है यानी विकल्पों से चुनकर आपको अपना उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपका प्रश्न है निर्णानाम अत्र, जो आपका रिकार है, जो री वर्ण है उसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। पहले हम इसकी संस्कृत देख लेते हैं। निर्णानाम अत्र री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। इसमें पूछा गया है जो निर्णा नाम में रिकार यानी री है उसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। इस वाले पाठ में आपके उच्चारण स्थान विशेष रूप से बताए गए हैं, तो आप अपनी उस तालिका को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें जो आपके प्रश्न हैं उनको और भी आप आसानी से कर सकते हैं। री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। एतेषु कंठ्य वर्णः कः। इन सभी में कंठ्य वर्ण यानी जो गले से कंठ से उच्चरित होते हैं वह वर्ण आपको बताना है, जो आपका है ख, क्योंकि आपका का वर्ग और अ ये आपके कंठ्य वर्ग हैं। नरेशः अस्मिन् पदे रा वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। जो नरेशः यानी नरेश में जो रा वर्ण आता है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। इसका भी आपका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ ओष्ठौ अस्ति। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ यानी गला और होठ है। इसका उत्तर है ओ। एतेषु वर्गेषु कः वर्णः तालव्य। इन सभी वर्णों में कौन सा वर्ण आपका तालव्य है, जो है आपका च। टा इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। टा जो आपका वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा। एतेषु नासिक्य वर्णः कः। इन सभी में नासिक्य यानी जो नाक से उच्चरित होता है वैसा वर्ण कौन सा है इय। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु। किस वर्ण का उच्चारण स्थान गले और तालु यानी कंठ तालु से होता है, वह आपका है ए। पुष्पम अस्मिन् पदे श वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। पुष्पम जो आपका पुष्पम पद है इसमें श जो आपका वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, वह है आपका है मूर्धा। सिंह अस्मिन् पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। जो सिंहा है उसमें आपका जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ्य। कहाँ वर्णः दन्तः। कौन सा वर्ण आपका दंतीय है, वो है आपका द। नकुलः अस्मिन् पदे का वर्णः कंठ्य। नकुलः जो नकुल पद है इसमें कौन सा वर्ण है जो आपका कंठ्य है, वह आपका है का। रा वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। जो आपका रा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, वो होता है मूर्धा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होठों से होता है, वो आपका है पा। आपके बहुत सारे वर्ण हैं लेकिन आपको जो उत्तर देना है वो आपको यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार ही देना है। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु से होता है। यह प्रश्न आपका ऊपर भी पूछा गया था लेकिन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर आपका है ए। लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। जो आपका लृ वर्ण है उसका आपको उच्चारण स्थान बताना है, जो आपका है दंतीय यानी दांतों से। एतेषु कः वर्णः कंठ्य नास्ति। इन सभी में कंठ्य यानी जो गले से उच्चरित नहीं होता वह आपको वर्ण बताना है, वो आपका उत्तर है च। एतेषु कः तालव्य वर्णः न अस्ति। यहाँ पर नास्ति लिखा हुआ है लेकिन यदि हम इसको इस रूप से लेते हैं
तो ये आपका जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं ये सही नहीं होंगे, तो हम अपने ना को कट कर देते हैं। अब हमारा जो प्रश्न बनेगा वो होगा एतेषु कहा तालव्य वर्ण अस्ति। जब हम इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे तो इसका उत्तर होगा जा, क्योंकि का आपका कंठीय है, डा आपका मूर्धन्य है, केवल जा ही आपका तालव्य वर्ण है। यदि ना को हम सही मानते हैं तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो अपने ऑप्शन के अनुसार हम अपने प्रश्न में करेक्शन कर लेते हैं। गा वर्णस्य उच्चारण स्थानम का, गा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य यानी कंठ। छ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वह आपका है तालु। इस प्रकार आपके जो आपका पहला प्रश्न है उसमें जो आपके 20 प्रश्न आए हैं वह सभी आपके पाठ में जो उच्चारण तालिका है उसी में से बने हुए हैं, और आपकी परीक्षा में भी इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि आपके पाठ में ये मुख्य है। तो आप अपने उच्चारण स्थान वाली तालिका को विशेष रूप से लिखकर याद करें। प्रश्न संख्या 2 है ऊष्म अंतस्थ वर्णानान पृथक कृत्वा लिखत। ऊष्म और अंतस्थ वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर आपको जो इन्होंने ये कुछ वर्ण दिए हुए हैं और नीचे आपका हेडिंग बनाया हुआ है ऊष्म और अंतस्थ, इनमें से आपको अपने ऊष्म और अंतस्थ को अलग अलग करके लिखना है। जैसे आपका ऊष्म है श, स, ह और श। अंतस्थ में या, र, ल, व। यहाँ पर आपके जो श है वह क्रम से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इसमें भी अलग से ही दिए हुए थे, तो जिस जिस वर्ण का जिस क्रम में नंबर आता रहा उसको ही मैंने लिख दिया। आप चाहें तो ऊष्म को अपने तीनों शकार पहले और हा अंत में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है पंच शब्दानान लिखत ये अनुस्वार युक्तः सन्ति। 5 शब्दों को लिखिए जो अनुस्वार से युक्त हो। जो आपके अयोगवाह में विसर्ग और अनुस्वार होते हैं वह आपके न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, ये हम अपने पाठ में जान चुके हैं। अब आपको अपने 5 अनुस्वार युक्त पद लिखने थे। यथा हंस, हंस इन्होंने दिया है, उससे अलग मैंने 5 लिखे हुए हैं। यदि आप चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं, या इनसे अलग भी आपको कोई अनुस्वार वाला शब्द याद आता है तो आप उसको भी अपने आप लिख सकते हैं। इसमें संस्कृत आप यहाँ पे देखेंगे, जो आपका बीच में पंचम वर्ण होता है उसको हम अनुस्वार भी कर देते हैं। पंक्ति, अंक, दंत, व्यंजन, ये आपके 5 अनुस्वार युक्त पद हैं। आप इनको भी कर लीजिए, या इनसे अलग भी जो भी आपको याद आए वो भी आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने नंबरिंग भी की हुई है और एरर भी बना के उचित मिलान किया हुआ है। यहाँ पर जो आपके इन्होंने मिलान के लिए प्रश्न लिए हैं वो फिर आपके उच्चारण स्थान से ही हैं। जैसे वा का उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, खा का उच्चारण स्थान होता है कंठ्य, जा का उच्चारण स्थान होता है तालु, ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ, टा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, धा का दंतः, उ का होता है ओष्ठ्य, माँ का होता है नासिका। जो आपके 5 वर्ग हैं जो स्पर्श व्यंजन है उसके पंचम वर्णों को हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं पंचम वर्ण आपके जो आपका का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग है उनमें तो उच्चरित होते ही हैं। जहाँ जहाँ से वो आपके उच्चरित होंगे उसमें भी उच्चारण स्थान होगा और नासिक्य में अलग से उनका वर्णन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखित पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पर सभी का वर्ण विच्छेद मैंने किया हुआ है, केवल आप 1-2 जो हमारे विशेष हैं उनको समझ लीजिए। सामान्य रूप से वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद आप कक्षा 6 में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे पत्रम में विशेष क्या होता है, जो आपके व्यंजन होते हैं वह संस्कृत में हलंतिया होते हैं, स्वर के मेल से वह पूर्ण होते हैं,
तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो आपके व्यंजन हलंतिया हो जाएंगे, और जो उसमें स्वर मिला हुआ है यानी जिस स्वर ने उसको पूर्ण किया है वह आपका अलग से अपने मूल रूप में दिखाई देगा। पत्रम को आप देख लीजिए, पा हलंतिया प्लस में आ, जो आपका आ स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आप यहाँ पर देखेंगे पा में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें आ छिपा हुआ था, या आप कहें कि आ ने इसको पूर्ण किया हुआ था। फिर यहाँ पर ता और रा, क्योंकि जो आपका त्रा है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वर्ण विच्छेद में संयुक्त व्यंजन अलग अलग करके लिखने होते हैं, जैसे त्रा में ता प्लस रा प्लस आ, क्योंकि ये पूर्ण है, और हलंत्य माँ, हलंत्य माँ के बाद आप कोई भी स्वर नहीं लगाएंगे। यदि हम इसके बाद कोई स्वर लगाते हैं तो वह हलंत्य फिर आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप विशेष रूप से ध्यान करिए, तो आपका वर्ण विच्छेद गलत नहीं होगा। हम ज्ञानी को देख लेते हैं। जो आपका ज्ञा आपका जो वर्ण है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। किसके योग से बना है? जा और इया के। उसमें आ की मात्रा है, जा और इया आपका हलंत्य हो जाएगा क्योंकि ये व्यंजन है। आ आपका स्वर है, मात्रा इस प्रकार और मूल रूप से आपका इस प्रकार से दिखाई देता है। ना और प्लस में बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई का साइन है तो बड़ी ई आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी। जो आपके व्यंजन है वो आपके हलंत्य हो जाएंगे। इसी प्रकार आप शर्मिक में शा और रा, क्योंकि श्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है तो सा और रा को आप अलग कर देंगे, शेष आप आराम से कर लेंगे। विद्या में द और या के योग से ध्या बनता है। आ की मात्रा है तो आ आपका मूल रूप से आ जाएगा। कृषकहा में जो आपका ये नीचे री लगी हुई है उसको आप रिकार मूल रूप से लिख लेंगे। कहने का अर्थ है कि जो आपके स्वर मात्रा के रूप में दिखाई दे रहे हैं उनको आप मूल रूप से लिखेंगे और अपने व्यंजनों को हलंत्य करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखित वर्णानाम संयोजनम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वर्णों का संयोजन करके आपको लिखना है। ऊपर आपने वर्ण विच्छेद किया था, ये उसका ही विलोम है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको एक पद दिया गया था, उनको आपने अलग अलग किया था, लेकिन वर्ण संयोजन में जोड़ना होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग करके स्वर और व्यंजन दिए हैं, उनको आपको एक पद के रूप देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेष में इन्होंने कोई अलग से नहीं दिया है। हाँ, वृक्षः को आप देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा अक्षर है का और शा के योग से आपका अक्षर बनता है। वह रिकार है तो आपका री की मात्रा हो जाएगी, का और शा के योग से अक्षर और अहा उसमें आप लगा देंगे। शेष आपके बहुत ही आसान है। मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कौन सी मात्रा का क्या साइन है। तो आप ये 2-3 छोटी बातें याद रखिए तो बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपके पाठ का जो अभ्यास कार्य है वह आपका पूर्ण होता है। लेकिन आपकी बुक में कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ भी दी हुई है, सेल्फ असेसमेंट भी दिया हुआ है, वो भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। क्रियाकलाप में है वर्ग पहेलिकायाः वर्णान् संयोज्य शब्द निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आपके इन्होंने अलग से एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें कुछ इन्होंने वर्णों को दिया हुआ है, उनको आपको जोड़कर शब्दों का निर्माण करना था। जैसे यहाँ पर मृ और गहा इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर भी साइन किए हुए हैं और अलग से भी सभी को लिख दिया है। मृगः, कवि, परिवारः, वृक्षः, हंसः, कृषकः, मूषकः, मयूरः। यहाँ पर आप देखेंगे कृषकः में भी आपका कहा आया है और मूषकः में भी कहा आया है, तो हमने इसको दोनों से ही मिला दिया है। यहाँ पर आप माता, ये अलग से आपको इधर लिखे हुए भी दिखाई देंगे और यहाँ पर भी मैंने साइन बना दिया है। इनसे अलग यदि आपको कोई पद दिखाई देता है तो आप उसको भी ऐड कर लेंगे। स्वमूल्यांकनम, यहाँ पर आपका सेल्फ असेसमेंट है, यानी आपने अपने पाठ को पढ़ने के बाद क्या समझा, क्या सीखा उससे, तो ये आपको स्वयं ही करना था। लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं भी करवा देती हूँ।
निम्न चित्राणां नामानि लिखित्वा तेषां वर्ण विच्छेदम अपि कुरुत। नीचे लिखे हुए चित्रों को आपको उनके नाम लिखने हैं और उनका वर्ण विच्छेद भी करना है। जैसे यहाँ चित्र में आप देखेंगे एक महिला दिखाई दे रही है, तो मैंने पहले महिला नाम लिखा, फिर उसका वर्ण विच्छेद करा, फिर उसका वर्ण विच्छेद किया है। दूसरा है बालिका, फिर उसका वर्ण विच्छेद, मयूरः, फिर उसका वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार आपका जो नीचे चित्र बने हुए हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो ये आपका है, यहाँ पर चित्र बना हुआ है आपका कपोतः, जो कबूतर का चित्र है उसको हम बोलते हैं कपोतः। इसका वर्ण विच्छेद मृगः, हिरण, और पुस्तकम, ये आपका सभी का मैंने वर्ण विच्छेद भी कर दिया है। आप अपनी वीडियो को रोककर आप चाहें तो स्वयं भी पहले एक प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले करके स्वयं देखिए और फिर आप अपनी वीडियो से इसको मिलान कर सकते हैं। मूल्यपरक प्रश्न, जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी आपने अपने पाठ को पढ़कर उससे क्या मोरल वैल्यू शिक्षा प्राप्त की। तो इसमें आपका है वर्णै एव शब्द निर्माणम भवति, वर्णों से ही शब्द का निर्माण होता है। शब्दानाम उच्चारणम विविधेभ्य स्थानेभ्य भवति, जो शब्द हैं उनका उच्चारण विभिन्न स्थानों से होता है, जो हमारे उच्चारण स्थान में आप पहले ही देख चुके हैं। शब्दानाम उच्चारणम एव मानवम परस्परम बंधयन्ति, परस्परम बदनाति, जो हमारे शब्दों का उच्चारण है और उनसे ही मनुष्य आपस में जुड़ता है, क्योंकि हम अपनी भाषा के द्वारा ही तो एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कीदृशाः शब्दाः परस्परम बंधन्ति मंजूषायाः चित्वा लिखत, और किस प्रकार के आपके शब्द होते हैं जो आपको आपस में जोड़ते हैं या आपको अलग करते हैं, वो आपको मंजूषा से चुनकर लिखना है। आगे पेज पर आपकी एक मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका हम पेयर बनाएंगे। अभी जो आपने अपना प्रश्न पढ़ा था उसका यहाँ पर ये जो इन्होंने बॉक्स दिया है ये मंजूषा है। इसको आपको परस्परम बंधन्ति, आपस में बांधते हुए करना था। कठोरः कोमलः, ये आपके एक प्रकार से विलोम शब्द हैं। नर्मः गर्वितः, प्रियः अप्रियः, इनको हम विलोम रूप से कह सकते हैं। और जो आपस में आपको बांधते हैं, कोमलः जो कोमल सॉफ्ट होते हैं, नर्मः जो विनम्र होते हैं, और प्रिया जो प्रिय होते हैं। ये अभी आपके तीनों शब्द जो मैंने अभी उच्चारित किए हैं ये आपको आपस में बांधेंगे। और कठोरः जो कठोर होंगे, गर्वितः जो अहंकारी होंगे, और जो अप्रिय होंगे वह आपको अलग करेंगे। इस प्रकार आपके पाठ की एक्टिविटी अभ्यास कार्य सभी इस वीडियो में पूर्ण होता है। यहाँ पर इस पाठ में कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, ये आप अपने पाठ में जान चुके हैं। स्वर जो हैं ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त तथा प्लुत इस प्रकार के होते हैं। जो आपका प्लुत होता है वह आपका सामान्य रूप से अब प्रयोग नहीं होता है, केवल ओम के उच्चारण में ही हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। ह्रस्व स्वर में आपके 5 मूल स्वर होते हैं जिनको हम छोटे स्वर भी कहते हैं। दीर्घ में आपके 4 दीर्घ आपके स्वर आ जाएंगे। संयुक्त में आपके 4 संयुक्त स्वर आ जाएंगे जो आपके हैं ए, आई, ओ, औ। ये आप देख सकते हैं जो इन्होंने संयुक्त स्वर कहा है उसका आपको ह्रस्व रूप नहीं मिलेगा। सामान्य रूप से ये दीर्घ में ही प्रयोग होते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। संयुक्त स्वर भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। प्रत्येक वर्ण का विशिष्ट उच्चारण स्थान होता है। इस पाठ में सबसे जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो है आपके उच्चारण स्थान। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जिस प्रकार आपके संयुक्त स्वर होते हैं उसी प्रकार आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, अतः इनके उच्चारण स्थान भी दोनों ही होंगे। और जो आपके नासिक के वर्ण होते हैं वह भी आपके 2 स्थान से प्रयोग होते हैं।
जिस वर्ण में या वर्ग में आपका वो पंचम वर्ण आएगा वो तो होगा ही उसका आपका उच्चारण स्थान, उससे अलग उनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।